नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 64 करने वाले हैं और जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, इस मॉक टेस्ट से वो पता कर पाएंगे उनकी तैयारी कैसी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में बना हुआ है? कामाख्या मंदिर या फिर पंचवक्त्र मंदिर, बालासुंदरी मंदिर या फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि चंबा में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कामाख्या मंदिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84 मंदिरों के समूह के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? भरमौर, रेणुका, नीरथ या मल्लाना? तो ये है भरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिकारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? कुल्लू में, कांगड़ा में, शिमला में या मंडी में? इसका आंसर तो सभी को आता होगा, इसका आंसर होगा मंडी में। और शिकारी देवी मंदिर प्रसिद्ध क्यों है, इसे आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांगड़ा जिले का ज्वालामुखी मंदिर किस वास्तु शैली में बना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुंबद शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति में है, चंबा में है, मंडी में है या कांगड़ा में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये है लाहौल स्पीति में। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपने क्या करना है, ज्योग्राफी ऑफ एचपी में जाना है, वहाँ पर आपको राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित वीडियो मिल जाएगी। देखो ये प्लेलिस्ट पर आप यहाँ जाइए, यहाँ पर आपको इस टाइप की वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कालाटॉप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। मंडी में, लाहौल में, ऊना में या चंबा में? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ये है चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे? तो ये गुजारे थे डलहौजी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है या फिर करता है? 12, 15, 14 या 2? इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, तो इसमें हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, ये होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, ये भी आप सभी को आता होगा। ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको इसमें बता दूंगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अगर आपके पास ऑप्शन हो इस प्रकार से, है ना, अगर ऑप्शन हो इस प्रकार से, कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये चीज़ आपने गौर करना है ना, इस पर आपने ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? तो इसका जो सही आंसर होगा, पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोनालिसा किसकी कृति है? राफेल की, माइकल एंजेलो की, लियोनार्डो दा विंची की या फिर दांते? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा लियोनार्डो दा विंची। ये है मोनालिसा, इनकी कृति थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखी थी? दांते ने, थॉमस मोर ने, पेट्रार्क ने या फिर मैकियावेली ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दांते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है जीव का हमने पर्याय ढूंढना है, मतलब पर्यायवाची। जीव का पर्याय कौन है? वचन, रसना, ध्वनि या जीव? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा रसना, जीव का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पर्यायवाची में क्या पूछा गया है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सिंदूर। ये अहि का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नैसर्गिक का पर्यायवाची है, तो नैसर्गिक का जो पर्यायवाची है वो है प्राकृतिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ हमने शुद्ध शब्द छांटने हैं। शुद्ध शब्द छांटिए। अब आप मुझे बताओ इसमें से शुद्ध कौन सा होगा। देखो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि हिंदी हम बचपन से बोलते आए हैं, लिखते आए हैं, तो इसका आपको आंसर आना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, निस्वार्थ। ये शुद्ध शब्द होता है। यहाँ पर हमने शुद्ध शब्द छांटना है। तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है या फिर तदुपरांत? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा तदुपरांत होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध शब्द छांटिए। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या फिर अनुग्रहित? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा अनुग्रहित।
ये इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रत्यय शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है? तो प्रत्यर्पण में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें जो लगा हुआ है वो है प्रति उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग नहीं है? अनाधिकार, अनुपयोगी, अनुर्वर, अनुकरण। इसमें जो सही आंसर आएगा जिसमें अन उपसर्ग नहीं लगा है वो है अनुकरण। अनु उपसर्ग है, तो इनमें से कौन है जिसमें अनु उपसर्ग है? इसका सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूं, अनुशासन में अनु उपसर्ग है। उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, ये देखो इजी टॉपिक है, आपने इसे जरूर पढ़ना है। परा उपसर्ग नहीं है, किसमें परा उपसर्ग नहीं है? तो ये होगा प्राश्रित, है ना, इसमें परा उपसर्ग नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ये इजी फिल इन द ब्लैंक्स इस बार मैंने लिए हुए हैं। देयर इज नो प्लेस फॉर ब्लैंक इन एन अकाउंट्स जॉब। तो क्या होगा, वो एरर होता है कि अकाउंट्स की जॉब में एरर की कोई जगह नहीं होती। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अ वाइज पर्सन इज वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज, किससे सीखेगा वो? अब अगर जो एक वाइज पर्सन वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है ना, मिस्टेक यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे गलत करने वाले हैं। अब आपको पता लग चुका होगा ये मैंने क्यों कहा। अब देखिए यहाँ पर हमसे एरर डिटेक्शन से पूछा गया है कि कौन सा पार्ट एरर है ना, किस पार्ट में एरर है? रामू इज द इलेक्टेड लीडर एंड ऑल्सो अ पर्सन हु वी ऑल कैन कन्फाइड इन। अब इसमें देखिए गलत पार्ट कौन सा है, ये आपने यहाँ पर ढूंढना है। तो अगर आपको पता होगा इसमें एरर नहीं है, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा नो एरर। अब करेक्ट स्पेल्ड हमने यहाँ वर्ड बताना है। हमारे पास एक वर्ड दिया गया है कैप्रिशियस नाम का। अब इसमें करेक्ट स्पेल्ड कहाँ पर है? तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट स्पेल्ड है ना। अब बात करते हैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन की। अब यहाँ से अगर आपके पास देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो आपने करना क्या है? यहाँ कहा गया है अगर ब्याज दर 10% के बदले 15% हो तो 2 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये होता है, तो धन क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक हर बार लेकर आया हूँ। जिसने बेसिक में पढ़ना है वो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर जब आप उन चीज़ों को पढ़ लोगे तो वीडियोज़ में भी चेक करिए, वहाँ पर भी मैंने अच्छी तरीके से करवाया हुआ है। आपने सबसे पहले अंतर लिखना है, अंतर लिख लो। फिर यहाँ पर देखो ब्याज दर है पहले 15। अब आपने क्या करना है, जो बड़ी ब्याज दर है उसे पहले लिख लेना है, छोटी ब्याज दर को बाद में लिख लेना है। गुणा कर दो 100 से, और कितने वर्ष? 2 वर्ष। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इसे माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? इसे माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5, तो 5 पंजे 25 और 5 दूने 10, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 पंजे 25 तो 250। तो जो धन की राशि है वो है 250 रुपये, और ये हमारा आंसर आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है तथा उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो। अब देखो ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा जहाँ पर ये पूछ रहा है कि हानि में हमने उसे बेचना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसे क्वेश्चन ही किए होते हैं जिसमें क्या कहा गया होता है कि हानि हुई, अब हमें उसे लाभ में बेचना है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हानि हुई है, क्या लाभ हुआ है, हमें हानि चाहिए। इसको कैसे करेंगे? अब देखो इसको कैसे करना है आपने, सबसे पहले तो आपने वस्तु का यहाँ पर मूल्य लिख लेना है। इसे 250 रुपये में बेचा है ना, जब इसे 250 रुपये में बेचा तो 25% हमें लाभ हुआ, लेकिन हमें चाहिए थी 20% की हानि। तो 100 में से आपने क्या करना है, -20 कर दो, है ना। और लाभ जब होता है तो उसे 100 में से ऐड किया जाता है। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट, माफ़ कीजिएगा, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में देखना होगा, जो मैंने बेसिक से करवाया हुआ है। इसका भी मैंने प्लेलिस्ट पर भी करवाई हुई है, अलग से शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी बनाई हुई है। ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है। तो यहाँ पर 25 ऐड हो जाएगी, है ना, ये 25 ऐड हो गया है। अब यहाँ देखो होगा क्या, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 250, गुणा में यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो 80 आएगा, और ये हो जाएगा 125। तो इसे जब हम पूरा काट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ देखिए आंसर जो इसका आएगा, इसे यहाँ से काट लेते हैं। देखो ये हमारा 5 से जाएगा, 5 दूने 10, 5 पंजे 25, और ये गया हमारा 16। तो ये गया हमारा 25 से कम 25, 160। तो यहाँ 160 रुपये, तो हमें उसे 160 रुपये में बेचना होगा, जिससे हमें कितने की, जिससे हमें हानि होगी 20% की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये है उम्र से रिलेटेड। अब आपका देखिए उम्र यहाँ पूछी जाती है, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ कहा गया है इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की
5 गुनी है इस समय, ये वर्तमान की बात हो रही है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना होगी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु पूछी गई है। अब इसे करना कैसे है, यहाँ देखिए ये हमारे पास कहा गया है कि वर्तमान में तो ये कंडीशन है, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है ना। इसे जिस शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। अब आप देखिए, हमने पुत्र की आयु इससे फाइंड होती है, इस शॉर्ट ट्रिक से पुत्र की आयु हम फाइंड करेंगे। 3 वर्ष बाद यहाँ कहा गया है तो 3 को करो गुणा, पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी है, मतलब अगर पिता की 4 गुनी है उसमें माइनस कर दो 1। 1 हम माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि अगर पुत्र की आयु जब 1 होगी तो ही तो पिता की 4 गुनी होगी ना। तो ये आप बात समझ चुके होंगे, यहाँ 4 लिख लिया और बटा कर दो जो वर्तमान में जो इस पिता की आयु है वो है 5 और यहाँ पर 3 वर्ष बाद है 4। तो इस प्रकार से आप इस शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा, यहाँ 3 3 9, तो यहाँ पर 9 हमारे पास आएगा क्योंकि 9/1 ये 9 ही कहलाता है। ये पुत्र की आयु आई 9 वर्ष की और ये कब की है? ये है हमारी वर्तमान की। तो अब हमने यहाँ पर इस 9 को 5 से गुणा करना है क्योंकि वर्तमान में जो पुत्र की आयु के 5 गुना है पिता की आयु, तो 5 से गुणा कर दो 45। तो पिता की आयु 45 निकल कर आई, पुत्र की आयु 9 निकल कर आई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, आपने पूछा गया है 75 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में पानी 20% है, कितना पानी निकाल लिया जाए कि उसमें उसकी मात्रा उसकी किसकी सिर्फ पानी की मात्रा 12% रह जाए। तो 75 लीटर दूध में हमने क्या करना है, हमने पानी की मात्रा को घटाना है। तो यहाँ पर आप इसमें से 20 - 12 कर दो क्योंकि पहले जो हमारे पास पानी की जो प्रतिशत थे वो 20 थी, वर्तमान में हमें 12 चाहिए, तो इसमें 12 में माइनस कर दिया। और यहाँ पर आपने क्या करना है, 100 में से 12 माइनस कर देना जितनी हमें वर्तमान में चाहिए। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है ना। अब इससे आप यहाँ सॉल्व कर लो। इसे जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 75 गुणा 8 और यहाँ आ जाएगा 88। तो जब आप इसे काटोगे तो 6.8 कुछ इस प्रकार से आंसर आपका आएगा। तो आपने 6.8 लीटर यहाँ पर हमें पानी निकालना होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि मेन क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब देखो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं। प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ कहा गया है कि 8 व्यक्ति है NOPQRST और U एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें 4 उत्तर की ओर देख रहे हैं जबकि 4 दक्षिण की ओर देख रहे हैं। कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, समान दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठा। इसका मतलब है जो भी पड़ोसी है वो अगर ये उत्तर की ओर देख रहा होगा तो ये दक्षिण की ओर ही देखेगा, ये समान मुंह कर नहीं बैठेंगे। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था पॉसिबिलिटी 2 मानकर चलनी है। अब यहाँ पर आपको 2 पॉसिबिलिटी तो लाइन की ही मानकर चलनी पड़ेगी कि ये ऊपर देख रहा है, हो सकता है यहाँ ये नीचे देख रहा है, फिर व्यक्तियों की अलग पॉसिबिलिटी माननी पड़ेगी। तो इसमें ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। यहाँ आपने क्या करना है, 2 पंक्ति ले लो। 2 पंक्ति ले ली हमने, ये हमने 2 पंक्ति ले ली। कोई भी डायरेक्शन मत खींचो, सीधे आप पहले क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ कहा गया है कि यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, है ना। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ कहा गया है कि O और P के बीच में 4 व्यक्ति है लेकिन उनमें से कोई भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। O और P पर कितने हैं? 4 व्यक्ति हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं ये हम गिन लेते हैं। टोटल व्यक्ति हैं यहाँ पर 2 2 4 5 6 7 8 यहाँ पर टोटल व्यक्ति हैं। तो O और P के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं लेकिन उनमें से कोई भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। तो सीधे हमने यहाँ क्या करना है, या मान लेते हैं हम यहाँ पर आपका कौन है, यहाँ पर है O, यहाँ हम O मानकर चल लेते हैं। इनके बीच में कितने 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4। तो यहाँ हम मानकर चलेंगे किसको, P को। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि आपको ये पता कैसे लगा कि O यहाँ पर ही आएगा। तो यहाँ मैं पॉसिबिलिटी मानकर चलूँगा, है ना। यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी लेकर चलता हूँ। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि जो सिंगल लाइन आपकी सिटिंग अरेंजमेंट होती है उसमें आप यहाँ पर ही पॉसिबिलिटी मान सकते हो। इस प्रकार से मैंने यहाँ P लिख लिया, इस प्रकार से मैंने यहाँ O लिख लिया। इसका मतलब यहाँ पर O भी आ सकता है, यहाँ पर P भी आ सकता है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है लेकिन उनमें से कोई भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। तो हाँ, अंतिम छोर पर नहीं बैठा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पर एक और व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, एक व्यक्ति यहाँ, क्योंकि टोटल 8 व्यक्ति है। 6 व्यक्ति तो बैठ गए। 6 व्यक्ति कैसे बैठे, आप यहाँ इसे गिन लीजिए।
1 2 3 4 5 6, क्योंकि ओ और पी के बीच में 4 व्यक्ति थे, 2 ये खुद हो गए, 6 व्यक्ति तो बैठ गए और ये किनारे पर नहीं बैठे, तो मतलब एक एक व्यक्ति यहाँ पर और भी बैठे हैं, है ना। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए अब तो, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है एन ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो जो एन है वो ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ के बाएं से। अब देखिए, अगर ये इस ओर देख रहा होगा, उत्तर की ओर देख रहा होगा, तो बायां इसका ये ओर होगा, है ना, बायां तीसरा ये बैठ सकता है। लेकिन अगर ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, माफ़ कीजिएगा यहाँ मैंने गलत बता दिया, यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर ओ देखिए उत्तर की ओर देख रहा होगा तो बायां तो इस ओर होगा ना, तो यहाँ पर हम तीसरा कैसे बैठाएंगे एन को। जब यहाँ पर एक ही व्यक्ति की जगह है तो हम एन को कहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि वो ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है। इसका यहाँ पर हमें एक क्लू मिल चुका है कि ओ हमारा वो देख रहा है इस ओर। जब वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा होगा तो वो देखो बायां इसका इस ओर होगा, तो तीसरे स्थान पर कौन है, एन है। तो तीसरे स्थान पर तो 1 2 3 यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एन है। तो लो, यहाँ से हमें डायरेक्शन का नॉलेज हो चुका। एक की डायरेक्शन पता लग गई तो ऐसे क्वेश्चन में सबकी डायरेक्शन पता लग जाती है। अगर ये देख रहा है दक्षिण की ओर, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया था, क्या कहा गया था कि एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी समान दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठे। तो मतलब जो ओ का पड़ोसी है ये इसके विपरीत बैठा होगा, ये इसके विपरीत बैठा होगा। जो इस व्यक्ति का पड़ोसी होगा वो इसके विपरीत नहीं बैठा, मतलब जहाँ ये देख रहा है वहाँ ये भी नहीं देखेगा। इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन निकल कर आ चुकी। लो, यहाँ पर डायरेक्शन तो निकल गई, काफ़ी आसानी से हमने डायरेक्शन निकाल ली है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। अब तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब यहाँ कहा गया है जो एन है एस का निकटतम पड़ोसी है। निकटतम की चीज़ें आपको पता लग चुकी होगी, निकटतम का मतलब होता क्या है ना, ये चीज़ आपको पता लग चुकी होगी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जगह भी फिक्स हो चुकी है। ये तो था अगर ओ हमारा यहाँ आएगा, है ना, ये क्वेश्चन तो तब होना था अगर ओ हमारा यहाँ आता। यहाँ तो 2 पॉसिबिलिटी थी, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर अब ड्रॉ करना होगा, इसको हमें ड्रॉ करना होगा। अब पहली पॉसिबिलिटी में हम ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी ना कि यहाँ हो सकता है कि इस टाइप से ये ना बैठे, दूसरे टाइप से बैठे, तो अब इसे भी हमें मानकर चलना होगा। इस बार हम ये मानकर चलेंगे यहाँ पर पी है, और इस बार हम ये मानकर चलेंगे इनमें 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और ओ यहाँ पर है ना। पहली कंडीशन में तो हमने यहाँ ओ को माना था। अब ये भी तो हो सकता है कि पी यहाँ आए और ओ यहाँ आए, तो यहाँ 2 कंडीशन हमें लेनी ही होगी समझाने के लिए, है ना। ऐसे एग्जाम में आप एक कंडीशन से ही पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वो हो जाएगा। तो बेहतर है कि ऐसे ही आप कर लो जैसे मैंने आपको बताया था। 2 पॉसिबिलिटी ले ली, तो एक एक व्यक्ति यहाँ भी बैठे होंगे क्योंकि ये छोर पर नहीं थे। अब ओ अगर यहाँ देखेगा तो इसके क्या कहा गया था, उत्तर की ओर, बाईं ओर कहा गया था। तो अगर ये अब उत्तर की ओर देखेगा तो बाईं ओर ही बैठ सकता है, क्योंकि अगर ओ दक्षिण की ओर देखेगा तो यहाँ पर बाईं ओर हम व्यक्ति नहीं बैठा सकते, तो यहाँ पर ये बैठेगा उत्तर की ओर। तो कंडीशन मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ये उत्तर की ओर देखेगा, ये नीचे की ओर देखेगा, तो है ना, यहाँ पर भी मैं अरेंज कर देता हूँ। 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन रही है। तो अब ये हमारी कंडीशन बन चुकी। तो अब हमने यहाँ पर व्यक्ति बैठाने शुरू कर देते हैं। ओ को हम यहाँ बैठा देते हैं, इस क्वेश्चन के अनुसार ओ को हम यहाँ बैठाएंगे। इसके क्या कहा था, बाएं तीसरे स्थान पर एन बैठा है, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आएगा, एन आएगा यहाँ पर। चलो हम 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चल रहे हैं। अब एन का निकटतम पड़ोसी एस है, मतलब जहाँ पर एन है उसकी या तो इस साइड एस है या तो इस साइड एस है। निकटतम पड़ोसी है वो, मतलब एक साथ ही आएंगे, ठीक है, जहाँ पर भी आएंगे हम इसे लिख लेंगे। जो दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका कि दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस बैठा है। दायां मतलब इस ओर से तीसरे स्थान पर। अब जिसको ये दायां बायां समझ नहीं आएगा कि जब दायां बायां पूछा जाएगा कहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, तो वो बेसिक की वीडियो ज़रूर देख ले। तो दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, एस है। तो यहाँ पर हम पहले एस को बैठा लेते हैं। दायां से तीसरा मतलब 1 2 3, यहाँ पर कौन, एस आ जाएगा। यहाँ तो एस बैठ चुका। अब यहाँ पर भी दाएं से तीसरे स्थान पर एस आएगा, एस यहाँ पर भी आ चुका, है ना, एस यहाँ भी आ चुका। क्वेश्चन हमारा सही बैठ रहा है, एन का ये पड़ोसी नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये एन का पड़ोसी नहीं आया, इसको यहाँ आना चाहिए था, एन का तत्काल पड़ोसी होना चाहिए था एस को, लेकिन इस वाली कंडीशन में तो ये नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी गलत है, इसको हम मिटा देंगे। जिसको ये समझ नहीं आया एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि यहाँ कहा था कि एस वो एन का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन यहाँ पर एन यहाँ है और इनके बीच में एक व्यक्ति आ रहा है और बाद में एस आ रहा है। इसका मतलब ये निकटतम पड़ोसी तो हुए नहीं।
पड़ोसी और निकटतम पड़ोसी में फ़र्क होता है। पड़ोसी का मतलब होता है कि हाँ ये इसका इस साइड हो सकता है, लेकिन निकटतम पड़ोसी का मतलब उसके एकदम सटीक ही वो होना चाहिए। तो सेकंड वाली कंडीशन में वो फॉलो नहीं हुआ, वो गलत हो चुका। अब आगे क्या कहा गया है, यू और टी के बीच में, लेकिन उससे पहले यहाँ कहा गया है आर ओ के निकट बैठा है। आर जो है वो ओ के निकट बैठा है। अब देखो आर ओ के निकट मतलब आर यहाँ भी आ सकता है, आर यहाँ भी आ सकता है, आर तो कहीं भी आ सकता है इसमें से जगह पे, तो इसे हम फिलहाल नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है यू और टी के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं जो एक अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। जो का रिस्पेक्ट होता है ठीक पहले व्यक्ति, मतलब टी अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है। जो के रिस्पेक्ट में जो भी बात कही गई होती है वो ठीक पहले वाले व्यक्ति, मतलब जो सबसे पहले आया है जो के, तो जो के पहले कौन है, टी आ रहा है, तो ये बात इसके रिस्पेक्ट में कही गई है कि टी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। और यू और टी के बीच में कितने हैं, 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई जगह है ही नहीं टी को बैठाने की, क्योंकि अगर हम यहाँ टी को बैठाएंगे ये तो अंतिम छोर पर आ गया और टी अंतिम छोर पर है नहीं। और अगर हम यहाँ पर टी को लेते हैं इस वाली जगह पर, तो एक रूल मैंने आपको बताया था कि जब भी कहा जाता है कि 3 से अधिक, इसका मतलब होता है मिनिमम 4 तो आपको वहाँ बैठाने ही पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पर टी को बैठा लेते हैं तो मिनिमम 4 हमें इनके बीच में चाहिए, टी और यू के बीच में। तो 1 2 3, यहाँ तो 3 ही आ रहे हैं और यू यहाँ ही आएगा और जगह हमारे पास बच नहीं रही। तो इसका मतलब टी हमारा कहाँ आएगा, टी फिक्स है, टी यहाँ पर ही आएगा, तो ही यू यहाँ आ सकता है। ये मिनिमम वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में और बहुत सारी वीडियोज़ में भी ये बता चुका था। अब टी यहाँ आ गया। अब एक चीज़ हमने यहाँ पढ़ी थी कि जो आर है वो ओ का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब आर यहाँ आ गया। अब एक व्यक्ति यहाँ पर बच रहा है, वो व्यक्ति है कौन, देखते हैं वो व्यक्ति कौन है। PQRST, तो यहाँ व्यक्ति आएगा कौन, यहाँ सभी व्यक्ति हमने बैठा लिए हैं। तो यहाँ देखिए एन को भी हम बैठा चुके हैं, है ना, और ओ को भी हम बैठा चुके, पी को भी हम बैठा चुके, क्यू को हम बैठा चुके, क्यू को हमने नहीं बैठाया है ना, क्यू को नहीं बैठाया है हमने, तो यहाँ पर क्यू आएगा। तो ये जो खाली खाना है यहाँ पर आएगा क्यू। अब देखो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। अब अगर आपको इसमें दिक्कत आई होगी तो सीधी सी बात है, आप जान लीजिए आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ऐसे क्वेश्चन अब आपको आने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे ज़रूर देख लो, काफ़ी मदद के हैं वो, आपके काफ़ी आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे ही पजल के क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं उसी टाइप के, तो इससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो उन्हें आपने ज़रूर देख लेना है।